ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और हम अब बात कर रहे हैं चीन की उस दगाबाजी की जो उसने वार्ता की, अपने सैनिक पीछे हटाने की बात की, उन सीमाई क्षेत्रों में शांति बहाल करने की बात की, लेकिन उसके बाद में क्या हरकत करी वो किसी से नहीं छिपा है। और जवाब हमने भी हालांकि बखूबी दिया है, लेकिन बार बार इस तरह की हरकत करना ऐसा लगता है कि चीन के स्वभाव में है। 45 साल के बाद में भारत और चीन की सीमा पर, वो भी उसी जगह जहां पर 1962 का युद्ध हुआ था, जिस वजह से हुआ था, आज वही वजह एक बार फिर सामने खड़ी है। भारत और चीन की सीमा पर विवाद, और विवाद भी इतना गहराता जा रहा है कि दोनों देश के सैनिक आपस में उलझ रहे हैं और बिना एक भी गोली चलाए 20 से भी ज्यादा सैनिक मारे गए हैं हमारी तरफ के, और 40 से भी ज्यादा बताए जा रहे हैं चीन की तरफ से। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन भारतीय मीडिया के हिसाब से 40 से भी ज्यादा सैनिक चीन के भी मारे गए। इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, सुनील सुशीला शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, मनीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फोन लाइन पर हमारे विशेष संवाददाता शेखर आनंद त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े। शेखर, आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से जो बात की जा रही है भारत और चीन के बीच के विवाद की, तमाम तरह की बातें हैं, कोरोना भी उसमें इंक्लूडेड है, और साथ ही साथ भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता और बॉर्डर पर भारत की बढ़ती हलचल। हालांकि बॉर्डर पर भारत ने वही काम किया है जो सालों से चीन करता रहे, फिर भी चीन की ये बौखलाहट आखिर क्यों है वो समझ से परे है। लेकिन विशेषज्ञ बताते हैं कि पीओके पर भारत ने, जब से, हमने पहले भी शेखर इस बारे में चर्चा की थी कि जब से भारत ने मौसम पीओके का बताया है, वहां के मौसम का हाल बताया है, तब से चाइना का मौसम थोड़ा बिगड़ सा गया है। क्या कहेंगे शेखर? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से चाइना बीते काफी समय से हरकतें करता आया है, उसका एक बड़ा एक्सटेंशन इस समय देखने को मिल रहा है। और चीन की सेना, मैं लगातार इस बात को कहता रहा हूं कि चीन की सेना दुनिया की सबसे धूर्त सेनाओं में से एक है। और चूंकि वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, लिहाजा कम्युनिस्टों की धूर्तता का अंदाजा आम आदमी किसी भी डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में आप लगा ही नहीं सकते हो किस तरीके का क्रूर और हिंसात्मक होता है। एक एक इंच वो आगे बढ़ता है और उसके बाद धोखे से जिस तरीके का वार वो करता है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण इस समय हमें लद्दाख में देखने को मिल रहा है। गलवान घाटी में जिस तरीके की हरकत हुई है, उमंग, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को जानकारी हुई या नहीं हुई, कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनसे मेरी बात हुई है, वो सैनिक हैं, और उनमें से एक सैनिक ऐसे भी हैं जिनसे मेरा व्यक्तिगत परिचय है, घायल हैं। उनके परिवार से उनकी बात कराई गई है, और परिवार के जरिए मुझ तक जो सूचना पहुंची है उसमें ये कहा गया है कि जब गलवान घाटी से इन सैनिकों को वापस जाने के लिए, मतलब जब सेना के शीर्ष नेतृत्व ने तय कर लिया कि दोनों सेनाएं अपनी अपनी जगह से पीछे हटेंगी और ये चाइना के सैनिक वापस जाने लगे, तो उसी समय ओट लेकर के कुछ सैनिक पहाड़ियों के पीछे जाकर के छिपते चले गए। और वहीं से जब ये हुआ कि सेना की वापसी हो गई है या वो पीछे हट रहा है, तभी घात लगाए इन चीन सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को हताहत करने की कोशिश की, गुत्थम गुत्था हुई। और उसके बाद ये जो सारी चीजें हैं वो देखने को मिली हैं। कई चीजें इस पूरे मौके पर ऐसी हैं जिसमें अस्थायी टेंट बनाने से लेकर के, और चाइना की धोखाधड़ी, बड़े बड़े पत्थर वो लेकर के आए थे। इसमें उमंग, एक चीज जो मेरे सूत्र बता रहे हैं वो ये भी है कि बीते दिनों में पाकिस्तान और चाइना की आर्मी का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था। वह एक्चुअली सैन्य अभ्यास कम था, और इस तरीके की जैसे चाइना ने इस समय जंग छेड़ी है, उसकी तैयारी ज्यादा थी। उसमें सैनिक किस तरीके से पत्थर चलाएंगे, किस तरीके से उनकी लगे हथियारों से लोगों की जान ले सकते हैं। आमतौर पर इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियां या कश्मीर घाटी में हम चीजों को देखते हैं, इस तरीके की एक ट्रेनिंग जो आमतौर पर कोई भी देश की, किसी भी देश की सेना इस तरीके की पत्थर फेंकने की ट्रेनिंग नहीं देती है। वो हथगोला फेंकने की ट्रेनिंग देगी, वो मोर्टार चलाने की ट्रेनिंग देगी, लेकिन पत्थर चलाने का काम ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो आतंकवादी कश्मीर घाटी में सक्रिय हैं, ये वही करते हैं। तो इस तरीके के बाकायदा उस सैन्य अभ्यास में छिपी हुई ट्रेनिंग हुई थी, जिसका नजारा हमें इस लद्दाख वैली में देखने को मिला है। कोई दो राय नहीं है इसमें कि जिस तरीके से चाइना ने हरकत की है,
जिस तरीके से उसने भारतीय सैनिकों को हताश किया, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। इस बात की मेरे पास पुख्ता सूचना है कि कल रात में जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री बैठे हैं, जब पीएम को ब्रीफिंग दी गई है, प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि हिंदुस्तान किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटने वाला है। हिंदुस्तान जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब देता आया है, बिल्कुल उसी तरीके से चाइना को भी वो जवाब दें। जो भारतीय सैनिक हैं, रसद पहुंचाई जाएगी, सैनिकों की डेप्यूटेशन और ज्यादा वहां पर होगा, सैनिक तैनात किए जाएंगे। साथ ही भारत सरकार ने इस बात की खुली छूट दे दी है कि शके शाठ्यम समाचरे, जिस भाषा को चीन समझता है उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। और उमंग, एक बहुत दिलचस्प चीज है, जब कल ये तस्वीरें सामने आई थी तो उस समय पर भी जब हमने ये देखा कि कौन से जवान शहीद हुए, जो 3 फोटो सामने आई, मेरा नाम से पहले उनके रेजिमेंट का पता मैंने उनके नाम से ही लगाया, क्योंकि जो उनके नाम थे उससे जाहिर हो रहा था कि ये यूपी या बिहार या यूपी बिहार के बॉर्डर्स के इलाकों के लोग हो सकते हैं। अब धीरे धीरे क्लियर हुआ कि बिहार रेजिमेंट के हैं। एक बहुत ही खास चीज है, खास बिहार रेजिमेंट की मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार रेजिमेंट के लोग उनको गोला बारूद रसद आप दें तब तक तो ठीक है, और अगर नहीं होगा तो यूपी और बिहार के जवान इस तरीके के होते हैं कि उनके लिए उनके हाथ काफी होते हैं। वो उनको वक्त नहीं लगेगा, वो ईंटा, पत्थर, गुम्मा, ये इस तरीके का, मतलब एक टेंडेंसी है यूपी बिहार में, इस तरीके की फाइटिंग्स अक्सर होती रहती हैं, इलाकाई फाइटिंग्स होती हैं। तो एक ट्रेनिंग एक तरीके की बच्चों के अंदर होती है कि जब लाठी डंडों से किस तरीके से कूटा जाता है। तो चाइना ने यहाँ पर अपनी शामत खुद ही बुलाई है, वो लाठी डंडे पत्थर लेकर के जरूर आए थे। दिलचस्प चीज ये है कि जो चाइना के 40-50 लोग मारे गए हैं, सैनिक मारे गए हैं, उन्हीं के हथियारों से भारतीय सैनिकों ने उनका कल्याण कर दिया है। तो ये हमारे भारतीय सैनिकों की ताकत है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे 20 से ज्यादा जवान शहीद होने की बात सामने आ रही है। न्यूज इंडिया की तरफ से उन जवानों की शहादत को श्रद्धांजलि है, और साथ ही जो हमारे जवानों ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया है, जिस तरीके का प्रदर्शन किया है, वो न सिर्फ काबिल तारीफ है बल्कि दुनिया की सेनाओं के लिए भी एक मिसाल है कि भारतीय सैनिक हर तरीके से जवाब देने में सक्षम है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही इस बात की तस्दीक कर दी है, इस बात के संकेत दे दिए हैं कि भारत की सेना पूरी तरह से जवाब देने के लिए स्वतंत्र है, तो मनोबल सेना का काफी ऊंचा है। चाइना इस समय हड़बड़ाया हुआ है, उसके अपने एंड से कई ऐसे सवाल, कई ऐसे बयान बार बार बदलते हुए सामने आ रहे हैं, जिससे दुनिया ने ये जान लिया है कि चाइना दरअसल कितना बड़ा क्रिमिनल देश है। बिल्कुल शेखर, आपने सही कहा। भले ही कोविड-19 का मामला हो या फिर भारत की सीमाओं में गैर जरूरी दखल अंदाजी हो, जैसा कि आपने भी बताया कि जब वहां पर सैन्य बातचीत जारी थी, सेनाएं अपने अपने कैंपों में वापस लौट रही थी, अपने अपने क्षेत्रों में वापस लौट रही थी, तब घात लगाकर चीनी सैनिकों के द्वारा हमला किया गया, जिसका माकूल जवाब भी उन्हें मिला। और वो अब हमला करने से पहले कम से कम 2 बार सोचेंगे जरूर। लेकिन कहीं ना कहीं शेखर, आप भी ये मानते होंगे कि सच्चाई भी ये है, हालांकि भारत ये 1962 वाला नहीं है, लेकिन फिर भी चीन ने जिस प्रकार से भारत की चारों तरफ से जो घेराबंदी करी है, भारत के लिए भी अब जरूरी है उस घेराबंदी का माकूल जवाब देना का, जो कि भारत ने शुरुआत भी कर दी है। ऑस्ट्रेलिया से जो बातचीत हमारी चल रही है, वो प्रशांत जो महासागर वाला जो पूरा इलाका है, वहां पर भी हम मजबूती के साथ वहां पर डट चुके हैं। और खैर सुनील जी, आपके पास मैं वापस आना चाहूंगा। जिस प्रकार से अभी शेखर ने भी कई महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर उठाए और उनके बारे में कई जानकारियां भी दी, पुख्ता सबूत यहां पर जुटाए कि किस प्रकार से भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों का जवाब दिया। लेकिन बात आती है कि आखिरकार गलवान घाटी ही क्यों, वहीं पर इस तरह की हिमाकत करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? क्योंकि चीनी जो सीमा है वो भारत के कई और इलाकों से भी जुड़ती है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है सुनील जी कि गलवान घाटी में ही इस प्रकार की हिमाकत क्यों हुई? सुनील जी। देखिए उमंग, सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बताऊं जो कि मैं पहले भी बोलना चाह रहा था कि आप एक चीज बार बार कह रहे हैं कि वहां 40, 42, 43 सैनिक उनके हताहत हुए हैं या मरे हैं, पर उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है। जी, चीन इस मामले में बहुत ज्यादा, आप इसे क्या कहें कि कोरोना में मरे हुए नागरिकों तक की जिसने अपनी सही पुष्टि ना की हो, सही संख्या ना दी हो, वो इन
सैनिकों के मरने की पुष्टि कैसे कर सकता जी। है? वो कभी नहीं करेगा। ये उनकी आदत है, ये उनका तरीका है। वो हर चीज को छुपा के रखते हैं और यही उनके स्वभाव में है, ये धोखा उनके स्वभाव में है। गलवान घाटी क्यों है तो वो भी बता दूं, गलवान घाटी असल में उन्हीं के गले पड़ गई है। अब गलवान घाटी से ही इन्होंने शुरुआत की थी। गलवान घाटी में असल में इन्होंने अतिक्रमण बढ़ाया था और जैसा कि आपने पहले बताया कि रेंग रेंग कर बढ़ते हैं, रेंग रेंग कर धीरे 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 आगे बढ़ते जाते हैं और उसके बाद फिर वहीं पर कब्जा कर लेते हैं। गलवान घाटी पर जब नजर पड़ी और जब जैसा कि मई में बताया कि तनाव हुआ वहां पर उनकी नजर पड़ी, तब उसके बाद बातचीत शुरू हुई, तनाव हुआ, हमारी इस पे सीमा रेखा पे तनाव हुआ और तनाव के बाद में जब बात हुई कि नहीं हम लोग वापस जाएंगे, हम अपने अपने हिस्सों में वापस लौट जाएंगे, हम अपने कैंप को खत्म कर देंगे, हम वहां पर जो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सैनिकों का प्रदर्शन कर रहे हैं उसे पीछे ले जाएंगे। जब उसकी बात हुई, 15 जून को बात होनी थी, उस बात को जब करने गए तो उसके बाद उनकी ये हिंसक झड़प शुरू हो गई। ये उसके स्वभाव में है, जैसा कि आपने कहा, ये उनके स्वभाव में है। जैसा कि अभी शेखर जी ने बताया कि किस प्रकार से वो छुप गए और छुपकर उन्होंने इस तरह का हमला किया। वो यही कर सकता है, वो खुलकर युद्ध हमसे नहीं कर सकता, वो छद्म युद्ध हमसे कर सकता है क्योंकि वो एक कमर्शियल अपने आप को उसने इतना बना लिया है कि वो युद्ध की विभीषिका को नहीं झेल सकता। लेकिन वो फिर भी हमेशा ये चाहेगा कि हिंदुस्तान उसके दबाव में रहे। हिंदुस्तान की जो बढ़ती हुई वर्चस्व है, जिस प्रकार से हिंदुस्तान ने अपने बड़े बड़े मुद्दों पर इस समय कर लिया है, जैसे कि कश्मीर में धारा 370 हटाकर जिस प्रकार से अपने प्रदर्शन किया है कि हाँ हिंदुस्तान अब वो पुराना वाला हिंदुस्तान नहीं रहा है कि जहां पर कोई भी कुछ भी करे, कहीं पर अतिक्रमण कर ले, वहां पर उसे जवाब भी देना आता है। इनसे हम लोग वो हैं जो हम व्यवहार भी अच्छा करते हैं, प्रेम भी अच्छा करते हैं, परंतु यदि दुश्मनी हो जाए तो हम उसे आईना भी बहुत अच्छी तरीके से दिखाते हैं। बिल्कुल सुनील जी, आपने सही कहा। और वक्त भी इस समय की, अगर वक्त की हम बात करें तो ये वक्त भी ऐसा ही चल रहा है क्योंकि पाकिस्तान से तो हम लंबे समय से जूझ ही रहे हैं और अब उसके बाद वही प्रक्रिया और उसी प्रकार के हमले और उसी प्रकार की हिमाकत माफ कीजिएगा अब चीन ने भी शुरू कर दिया, जिसका माकूल जवाब खैर दिया जा रहा है। रमेश जी, दर्शकों के मन में भी एक बड़ा सवाल ये होगा कि चीन और भारत की अगर हम तुलना करें, भले सैन्य दृष्टि से करें, सामरिक या किसी भी और दृष्टि से करें, आर्थिक दृष्टि से करें, तो कहीं ना कहीं दर्शकों के मन में और आम जनता के मन में ये सवाल बिल्कुल होगा। हालांकि कोई ये नहीं चाहता है, लेकिन अगर युद्ध की स्थिति की ओर हम बढ़ते हैं तब भारत की स्थिति क्या होगी और भारत का रिएक्शन क्या होगा? पुरोहित जी। उमंग, दरअसल चाइना ने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया और वो भी उसने जो वक्त चुना वो गलत वक्त चुना। इसीलिए वो दोनों फ्रंट पर अगर रॉन्ग नंबर डायल करना और गलत वक्त का चुनाव करना, ये चीन के गले की हड्डी बन गई है। भारत के संदर्भ की अगर बात करूं, रक्षा की बात करूं, तो जो परसों जो घटना हुई और उसमें हमारे तो 20 जो है जवान शहीद हुए, इसका पूरे जो है 135 करोड़ के लोगों को दुख है, दर्द है दिल में। लेकिन उसके साथ साथ उनके जो 40-45 जवानों को जो है मौत के घाट उतारा, यह इस बात का संकेत है कि सैन्य दृष्टि से अब भारत चाइना से कहीं फार बेटर है। इस बात को आप अंडरलाइन कर लीजिए कि सेना के किसी भी, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो, चाइना से कई गुना ज़्यादा मजबूत है। यह हमारे 20 सैनिकों के बदले 40-45 सैनिकों को मार गिराने की जो घटना है उसको पूरी दुनिया ने देख लिया है, पूरी दुनिया ने समझ लिया है कि चीन की जो रेड आर्मी अपने आप को जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में जो है पेश करती आई है, वह अंदर से कितनी खोखली है, कितनी कमज़ोर है। और जब इस तरह की जो घटनाएं होती है तो वह किस तरह से पीछे हट जाती है, यह परसों की घटना ने साबित कर दिया। इसलिए जब कभी भी आमने सामने युद्ध की अगर कोई स्थिति आएगी तो निश्चित रूप से भारत है जो 20 ही रहेगा, 19 तो होने का आप सोच भी नहीं सकते। 2014 से लगा करके आज तक सैन्य मामलों में जिस तरह से भारत ने अपनी मजबूती साबित की है वह पूरी दुनिया जान चुकी है। और चाइना को अगर इस बात का अगर भ्रम था तो उस भ्रम को भी हमारे उन 20 जो जवान जो शहीद हुए उन्होंने बता दिया कि कितने वे बहादुर हैं। अगर देखो आप इसमें कि बगैर किसी अस्त्र शस्त्र के
40-45 जवानों को ढेर कर देना, यह तो हमारी खूबी है कि हम युद्ध के किसी भी पैमाने पर अगर चले जाएं, अगर आमने सामने हो जाएंगे या क्या कहने चाहिए डंडों से या उससे, ये जो परसों की घटना हुई कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं हुई, यह थापामुक्की और गुत्थम गुत्था का नतीजा है। उस गुत्थम गुत्था में भी भारत के जवानों ने 45 अगर चाइना के सैनिकों को अगर ढेर कर दिया, तो इस बात को समझा जाना चाहिए कि भारतीय सैनिक दिल और दिमाग से कितने मजबूत होते हैं कि कैसी भी परिस्थिति आ जाएगी वह पीछे हटने को तैयार नहीं होते। एक बार अगर उन्होंने कदम आगे बढ़ा लिया तो समझो बढ़ा लिया, यह साबित कर दिया है और पूरी दुनिया ने भी ये समझ लिया है कि भारतीय सेना वो क्या कहने चाहिए प्रोफेशनल तरीके से इतनी मैकेनाइज्ड हो चुकी है कि वह किसी भी देश की सेना की तुलना में हमेशा 20 ही रहेगी, 19 नहीं रहेगी। पाकिस्तान हो या अमेरिका हो, वहाँ पर भी जो इन 2 दिनों में जो वहाँ जो गतिविधियाँ तेज हुई है, कल रात में भी ट्रंप ने जो है अपने जो है विश्वस्त सलाहकारों के साथ में जो मीटिंग की थी, और कल जो है पाकिस्तान में भी जो है तीनों सेनाओं के जो कमांडरों ने बैठ के बात की, वह इस बात का संकेत है कि भारत इस युद्ध भूमि में किसी भी तरह से, चाहे वो थल का हो, जल का हो या वायुसेना का हो, कहीं कम नहीं पड़ेगा। और जो भी उसके सामने आएगा वो आंख से आंख मिलाकर अगर बात नहीं करेगा तो उसकी वही गति होनी है जो 45 जो चाइनीज जो सैनिक है वो ढेर हुए। बिल्कुल रमेश जी, आपने सही कहा कि गति वही होगी, लेकिन फिर भी जितना जल्दी हो सके इस गतिरोध को खत्म करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इस समय हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कोरोना महामारी, जिसका संक्रमण की जो रेट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। खैर, इस पर अब मनीष आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस प्रकार से भारत और चीन के सीमा विवाद पर लंबी बातचीत हो रही है, उसी समय ये भी देखा जा रहा है कि जो नेपाल हमें कुछ दिन पहले आंख दिखा रहा था, वो इस घटना के बाद से अब चिंता में डूब गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे मनीष? देखिए उमंग, भारत और चीन दोनों के ही जो मुखिया हैं वो राष्ट्रवाद की नाव पर सवार होकर के आए हैं। भारत में चीन के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके दूतावास के बाहर भी प्रदर्शन हुआ है। इसी बीच कुछ देर पहले ही लखनऊ में मध्य कमान की पीआरओ हैं गार्गी मलिक सिन्हा, इन्होंने जानकारी दी है कि रक्षा मंत्री संग तीनों कमानों के प्रमुखों की बैठक हुई है, जिसके बाद प्रधानमंत्री को पूरी सूचना दी गई और संभवतः भारत ने सैन्य वार्ता चाइना के साथ जो चल रही थी उसको रोक दिया है और स्थिति सामान्य होने तक फिलहाल किसी भी प्रकार की वार्ता पर जोर नहीं भारत देना चाहता, क्योंकि भारत अपनी संप्रभुता और सामरिक नजरिए से कोई भी समझौता नहीं करना चाहता है। पूरे देश की जनता इस समय चीन के इस रवैये के खिलाफ भारत और भारत की सेना के साथ पूरी तौर पे खड़ी हुई है। तो ऐसे में गलवान घाटी को लेकर के चाइना जो कुछ कर रहा है, अभी हमारे साथी ने कहा कि साहब चाइना कुछ भी नहीं बताना चाहता, ये चाइना का हमेशा से रवैया रहा है। चाइना वास्तव में छुपाता है और अब गलवान घाटी को लेकर के चाइना का डर है, क्योंकि अक्साई चीन भी इसी क्षेत्र से लगता है और तिब्बत भी इसी क्षेत्र से लगता है। ऐसे में चाइना को डर सता रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी दोनों ही देश परमाणु संपन्न है, कहीं तीसरे विश्व युद्ध की आशंका ना हो, और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी चाइना के इस रवैये की बेहद आलोचना हो रही है। लेकिन फिलहाल नाजुक क्षण है और भारत को भी देखना पड़ेगा। लंदन के दिग्गज अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ ने रिपोर्ट किया है कि तकरीबन 34 भारतीय जवान अभी भी लापता हैं। इस बात पर भारत सरकार का अभी रुख स्पष्ट नहीं हुआ है। ऐसे में चाइना की तरफ से हताहत होने वाले सैनिकों की संख्या ज्यादा है, लेकिन भारत की तरफ से 20 जाबाज आधिकारिक तौर पे शहीद हुए हैं। न्यूज इंडिया उनको नमन करता है। लेकिन चाइना जिस प्रकार से गलवान घाटी में ये रवैया अख्तियार कर रहा है, इससे निश्चित तौर पर चाइना की जो छवि है वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बेहद धूमिल हुई है और कोविड-19 को लेकर के भारत की एक वैश्विक भूमिका जो पहले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में सशक्त हुई है, उससे भी कहीं ना कहीं चाइना को एक डर सता रहा है। उमंग, बिल्कुल मनीष, आपने सही कहा, कहीं ना कहीं चाइना को डरना भी चाहिए। हालांकि भारत भी इस चीज से सबक ले रहा है, और हालांकि 1962 में भी भारत ने इस चीज से सबक जरूर लिया था, लेकिन अब हमें और ज्यादा सख्त होने की जरूरत है। हालांकि सख्ती दिखाई भी जा रही है, और कुछ देर पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सीमा पर जो हमारे जवान जो वहां पर शहीद हुए हैं उनको, उनके परिवारों को
श्रद्धांजलि व्यक्त की है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी बारीकी से हर चीज पर नजर बनाए हुए है। खुद प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सब इस चीज पर नजर बनाए हुए सैन्य अधिकारियों के साथ संपर्क में है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान के मसले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया था कि हमने हमारे सैनिकों को खुली छूट दे रखी है कि आप किसी भी हमले का या किसी भी हिमाकत का आप माकूल जवाब दें, और यही बात निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सैन्य अधिकारियों को यह निर्देश दिए कि सैनिकों तक यह संदेश पहुंचाया जाए, जो कि पहुंच चुका होगा, कि आप किसी भी हिमाकत का माकूल जवाब देने के लिए स्वतंत्र हैं। शेखर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बात पर? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके की स्थिति इस समय बनी हुई है वो आज की नहीं है। सन 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ उसके बाद 1958 आते आते अगर इतिहास में हम जाएंगे तब भी हमें पता है कि नेहरू जिस तरीके से हिंदी चीनी भाई भाई का राग अलाप रहे थे, जिस तरीके से नेहरू की एक चाइना को लेकर के सौम्य पॉलिसी थी, उसका विरोध उस समय के नेताओं ने भी किया था। लोहिया, राम मनोहर लोहिया ने चेताया था, समाजवादी विचारक थे, उन्होंने लगातार इस बात को नेहरू को समझाने की कोशिश की थी कि जिस तरीके से चीन कम्युनिज्म को आगे बढ़ा रहा है, जिस तरीके से स्टेट का कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है, उसे कतई स्वीकार नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान को चाइना की इस पॉलिसी से अलग होना चाहिए। लेकिन नेहरू उस समय माने नहीं थे। बड़ा मशहूर किस्सा है, जिस समय नेहरू ने चीन का समर्थन किया उस समय उन्होंने संसद में ये बात कही कि ये बात सच है कि नेहरू चीन को हल्के में लेते रहे या चाइना की नीति से वो या कम्युनिज्म से वो थोड़ा सा प्रभावित रहे। उन्होंने संसद में कहा था कि अस्थायी चीन में घास का एक तिनका तक नहीं उगता। तब महावीर त्यागी हुआ करते थे। उन्होंने टोपी उतारते हुए कहा नेहरू से, संसद के अंदर की ये बात है कि नेहरू जी आप भी टोपी उतार दीजिए। नेहरू उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। नेहरू से उन्होंने कहा कि आप भी अपनी टोपी उतार दीजिए, मेरे सर पर कुछ नहीं है, कहिए तो सिर कटवा दें। इतना कहते हुए वो नेहरू की तरफ देखने लगे थे। उनका आशय ये था कि हमारे आपके सिर पर भी कुछ नहीं उगता है, तो क्या इसको कटवा दिया जाए। तो ये कांग्रेस की वो बोई हुई राजनीति है, ये कांग्रेस का वो बोई हुई फसल है जो आज 2020 में इस तरीके से सामने आई है, जब चाइना और भारत का ये कन्फ्रंटेशन सामने आ रहा है। इसके अलावा ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि 1962 में जब चाइना ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था, उमंग, उस समय हमारी जो आयुध फैक्ट्रियां थी वहां पर प्रेशर कुकर बन रहा था। और अगर आप पूछेंगे कि कौन सी ब्रांड का बन रहा था तो मैं उस ब्रांड का नाम भी बता देता हूं। आज की डेट में उसे प्रेस्टीज टीटीके के नाम से जाना जाता है। टीटीके यानी टी कृष्णामचारी, जो उस समय हमारे रक्षा सचिव हुआ करते थे। तो ये स्थिति थी हमारी आयुध फैक्ट्रियों की कि जहां पर सेना का गोला बारूद बनना था वहां पर प्रेशर कुकर बनाए जा रहे थे। आज हिंदुस्तान की स्थिति बिल्कुल अलग है। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ डिफेंस को लेकर के पूरी तरीके से एग्रेसिव हैं, आक्रामक हैं, फ्रंट लाइन पर हैं, बल्कि हमारे आयुध फैक्ट्रियों में गोला बारूद बनना चाहिए तो बन भी रहा है। बहुत सारे जो विदेशी कंपनीज हैं उनको किस तरीके से इंडिया लाया जा सकता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जरिए, वो यहाँ पर काम चल रहा है। एक रक्षा कॉरिडोर बनाया गया है, डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया है जिसमें आज फैक्ट्रियां लगेंगी। तो भारत अपनी तरह से मौजूदा दौर में लगातार डिफेंस को लेकर के न सिर्फ सजग है, सचेत है, बल्कि एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। दूसरा, मनोबल सेना हो या भारत की जनता हो, सभी का ऊंचा है। एक सवाल आपने बीच में ये जरूर रखा था कि गलवान घाटी क्यों, तो देखिए मैं आपको चूंकि मैं इसके कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ रहा हूं, मेरे पास जो लीड्स आ रही हैं वो पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रही हैं कि इसमें मिलीभगत है। इसलिए लद्दाख एक ऐसी जगह है जहां चूंकि और जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, आप पीछे की तरफ से उस जगह तक पहुंच सकते हैं। लिहाजा इसमें मुझे किसी तरीके का संदेह नहीं है कि ये जो इलाका चुना गया है यहाँ पर चाइनीज कैजुअलिटी कम हो अगर कोई स्थिति बनती है, और फ्रंट लाइन पर पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं या जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके लड़ाकों को आगे करा जा सकता है। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हमारे वहां पर
शुद्ध भारतीय सैनिक तैनात होंगे और एक एक जवान हमारा जो है वो हमारे लिए बेहद कीमती है। ये एक स्ट्रेटेजी यहाँ पर हो सकती है। यही चीज अगर मान लीजिए सिक्किम की तरफ होती, असम की तरफ होती, तो इसमें दूसरे पैरामीटर्स होते, दूसरी तरीके की बातें होती। लेकिन जिस तरीके से लद्दाख वैली को चुना गया है, गलवान घाटी को चुना गया है, वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान और चाइना की ये जो मिलीभगत है, इसमें हिंदुस्तान का नुकसान करने की कोशिश, बड़ा नुकसान करने की कोशिश जरूर थी। लेकिन जिस तरीके से भारतीय सैनिकों ने पलट करके जवाब दिया है, वो अपने आप में लगातार चाइना को ये सबक दे रहा है कि उसने किस तरीके की हरकत की है। इसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं कि चाइना की जो पॉलिसी है वो शुरू से विस्तारवाद की रही है। कई वजह हैं इसके, तो विचारधारा भी उनकी इस तरफ झुकती है। साम्यवाद जिसे कम्युनिज्म कहते हैं वो तभी बढ़ सकता है जब उसकी ग्लोबल अपील होगी। तो ग्लोबल अपील में साम्यवाद को लेकर के आज आप देखिए कि बहुत सारे देशों में डेमोक्रेटिक सिस्टम ही लागू है या फिर वहां पर एक तानाशाही लागू है। चाइना में भी शी जिनपिंग एक नए किस्म के तानाशाह ही हैं। वो वहां पर इलेक्शन होता है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी वहां पर रूल करती है। उन सब में किस तरीके से शी जिनपिंग अपने आप को जब तक जीवित रहेंगे तब तक वो राष्ट्रपति रहेंगे, इस तरीके का संविधान में जो संशोधन किया गया वो सबके सामने है। एक समय ऐसा आएगा, मार्क्स ये कहते थे, जो कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, और एक वक्त ऐसा आएगा जब राज्य खत्म हो जाएंगे, दुनिया एक हो जाएगी। मार्क्स कहते थे कि ये राज्य एक आवश्यक बुराई है। लेनिन, स्टालिन, माओ से तुम भी साम्यवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए जा रहे थे। माओ ने मार्क्स के विचार को एक नया धरातल दिया। मतलब और इसमें भी 100-125 साल का अंतर है कि एक थ्योरी आती है, 100 साल बाद उसके कुछ होता है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो ये बताता है कि एक विचार जो है वो 100 साल तक जिंदा रहता है। ये सब चीजें वहीं से निकलती हैं। और 100 साल के बाद जो कुछ हुआ उसको आज आधुनिक परिवेश में अगर आप थोपने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि चाइना में जिस तरीके से तियानमेन चौक एक आजादी का बड़ा केंद्र है, इसी तरीके से जिस तरीके की स्थितियां अलग अलग जगहों पर शंघाई में बनती रहती हैं, तो ये सब चीजें बताने के लिए काफी हैं कि जो चाइना की पॉलिसी है, जिस तरीके का एटीट्यूड है, उसमें वहां के लोग भी त्रस्त हो चुके हैं, वहां के लोग भी बगावत पर उतारू हैं और चाइना इस बात को समझ नहीं रहा है। अगर समझ ले तो ज्यादा अच्छा है। आप फोर्सफुली किसी चीज को बहुत देर तक दबा नहीं सकते हैं। हमारे जो इस समय एनएसए के चीफ हैं अजीत डोभाल, वो एक सक्षम जासूस रहे हैं। उनको पता है कि किस समय किस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी। इंडिया के पास नो डाउट इस समय बहुत ही क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन आ रही हैं और चाइना इस बात के लिए भी सतर्क, चाइना को खुद रहना होगा कि उसके अंदर, चाइना के भीतर गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि भारत इन खतरों से कभी अछूता रहेगा या अनजान रहेगा। भारत के अंदर भी जयचंद बहुत सारे हैं। यहाँ पर भी कोई ऐसी स्थिति बन सकती है जिसमें कम्युनल वायलेंस हो सकता है, जिसमें हिंदू मुसलमान के झगड़े हो सकते हैं या अलग अलग तरीके से, या एक अशांत माहौल तैयार किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। CA2 का भी हमने देखा कि बीच में जिक्र आ रहा है। तो ये इंटरनेशनल एक तरीके की कॉन्स्पिरेसी होती है जो अलग तरीके से बर्ताव करती है और इसी तरीके की किसी चिंगारी का इंतजार करती है। तो चाइना को यह समझना है कि कोरोना वायरस को लेकर के दुनिया उसके खिलाफ हो चुकी है। अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। हिंदुस्तान उनको एक अच्छा वेन्यू नजर आ रहा है। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि जो चाइना से निकलना चाहती हैं कंपनीज वो निकलें और भारत उनके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। हिंदुस्तान बाहें फैलाए खड़ा है ऐसे लोगों के लिए जो यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा डर है या जो लोगों के या कंपनियों के मन में एक भ्रम की स्थिति रही होगी कि भारत चाइना से अगर लड़ाई होती है तो किस तरीके से रिटेलिएट करेगा, किस तरीके से रिएक्ट करेगा, तो उन कंपनियों को भी, उन कंपनियों के ओनर्स को भी ये मैसेज जा रहा है, दुनिया को ये मैसेज जा रहा है कि भारत वो भारत नहीं है जो 1962 में आपने देखा था। इस समय वो पाकिस्तान अगर कोई हरकत करता है तो उसके यहाँ घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करता है। इसके अलावा अगर चाइना के लोग हिंदुस्तान की सीमाओं में दखल देने की कोशिश करते हैं
तो आप हमारे 20 मारोगे, हम आके 40 मारेंगे, इस रणनीति पर काम होता है। बिल्कुल शेखर, आपने सही कहा कि इस समय जो हमारा भारत है वो 1962 वाला भारत नहीं है। अब हमारे सैनिकों को खुली छूट दे दी जाती है, वो अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं। जो पहले भी कई बार हमारे सेना के जवानों के द्वारा ऐसे वक्तव्य आते थे कि हमें जब तक ऑर्डर नहीं मिलेंगे हम कुछ नहीं कर सकते, तो अब हमारे सभी जवानों को पूरे ऑर्डर प्राप्त हो चुके हैं कि आपको पूरी छूट है। जो कोई भी हमारी सीमा पर बुरी दृष्टि डाले, हिमाकत करे, घुसपैठ करने की कोशिश करे, आप उसे अपने हिसाब से जवाब देने में स्वतंत्र है। और शायद यही वजह है कि भारतीयों का, भारतीय सेना का वर्चस्व न सिर्फ अड़ोस पड़ोस में बल्कि पूरे देश में इस समय बड़ा है। और जिस प्रकार से भारत एक, हमने पहले भी कहा है, कई बार इस पर चर्चा भी करी है, भारत पूरे विश्व में एक विश्व गुरु बनकर उभर रहा है, उससे जाहिर सी बात है हमारे अड़ोस पड़ोस में थोड़ी चिंता दिखनी लाजमी है। और यही चिंता है जो इस हिमाकत के रूप में बाहर निकल रही है। फिलहाल संदेश यही आया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सेना के जवानों के लिए कि फर्ज की रक्षा करते हुए आपने सीमा पर जान दी है और देश की सरकार आपके इस बलिदान को कभी नहीं भूलेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि चाइना को, हालांकि अभी तो 20 के बदले 40 जवानों का जवाब चाइना को दे दिया गया है, लेकिन हमें इस समय ये भी ध्यान रखना है कि हमें हमारे देश में कोरोना के संक्रमण को तो रोकना ही है और साथ ही साथ चीन की भी इस हरकत का माकूल जवाब देना है, जो कि अभी तक तो उसको मिल भी चुका है। हालांकि बातचीत जारी है और कोई नहीं चाहता भारत और चीन के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।